अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एसईओ की। ऑन पेज एसईओ को प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। मींस के स्टार्ट तो ऑलरेडी हो चुका हुआ है। हम लोगों ने कीवर्ड सर्च परफॉर्म कर ली। हम लोगों ने ये देख लिया कि कंटेंट को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास कंटेंट राइटिंग के लिए कोई आ जाए तो हम कंटेंट लिख के भी दे सकते हैं। हम अपने लिए काम करना चाहते हैं तो भी हमें पता है कंटेंट हमें किस तरह से लिखना है। और अगर ऑलरेडी किसी ने कंटेंट लिखा हुआ है और कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उसके कंटेंट को देख के उसको रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि आपके कंटेंट में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको ठीक करना ज़रूरी है, अगर आप अच्छा रैंक होना चाहते हो। तो कीवर्ड रिसर्च हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गई। अब बात आती है जो बाकी टेक्निकल फैक्टर्स हैं जो वेबसाइट के साथ आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करते हो और किस तरह से हम वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, किस तरह से हम उसमें चेंजेस करते हैं, किस तरह से हम लोग उसमें फिक्सेस करते हैं, उसकी बात करेंगे। तो वर्डप्रेस से हमने स्टार्ट करना है। 2 आपको वेबसाइट्स मैंने फ्री में बनाना बताई। एक मैंने 000 वेब होस्ट के थ्रू बताई, एक मैंने अवार्ड्स पेज के थ्रू बताई। उन लोगों के लिए जो लोग फ़िलहाल अपनी वेबसाइट प्रॉपर नहीं बना सकते और इन चीज़ों को सीख के वो सेल करना चाह रहे हैं। और जिनके पास अपनी वेबसाइट है, अपनी ब्लॉग, अपनी कोई बिज़नेस वेबसाइट कुछ भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई ई-कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो अपनी जो प्रॉपर उनकी ओरिजिनल वेबसाइट है, उसके साथ काम करेंगे और उसके ऊपर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। या अगर किसी क्लाइंट की वेबसाइट है तो उसपे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास मेटा टाइटल ऑप्टिमाइज़ेशन, मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज़ेशन और हेडर ऑप्टिमाइज़ेशन और ये मल्टीपल चीज़ें लिखी नज़र आ रही हैं आपको, जो नेक्स्ट 2 स्लाइड्स के ऊपर भी आपको इसी तरह से नज़र आएँगी। अब हमने इनके बारे में बात करनी है, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ अब। मेरे पास एक वेबसाइट है, मैं उसको लेके चलूँगा। वो भी कोई फुल फ्लेज बनी हुई वेबसाइट नहीं है, एक टेस्ट वेबसाइट ही है। लेकिन एक प्रॉपर डोमेन एंड होस्टिंग है, मैं उसके थ्रू उस पे काम करूँगा। तो जब एक क्लाइंट आपके पास आता है और अगर आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे काम करना है, तो आपको क्लाइंट से क्या डिमांड है, क्या आपको उससे चाहिए? आपको उस वेबसाइट का लॉगिन चाहिए, लाइक उसका एडमिन पैनल में लॉगिन करने के लिए लॉगिन पासवर्ड और लॉगिन का यूआरएल जो होता है, वो आपको लिंक चाहिए होता है। ताकि आप उसमें एंटर हों और उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको फिक्स कर सकें। और अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, तो फिर तो आपके पास चीज़ें हैं और आपको पता है कि आप लोगों ने क्या करना है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं स्ट्रेट अवे मूव करता हूँ, ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पे एक साइट मेरे पास है, अ, जिसका नाम है SEOstopshop.com। मैं इसको ओपन करता हूँ। ये भी एक टेस्ट वेबसाइट ही है, अभी प्रॉपर इसके ऊपर कंटेंट नहीं है, लेकिन मैं इसके ऊपर आपको सारी इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊँगा। मैं बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट करूँगा कि आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको कंटेंट पब्लिश भी करना है स्टार्ट में। तो पब्लिश कैसे करते हैं और पब्लिश करते हुए किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, ऑलरेडी पब्लिश हुआ हो तो फिर किन चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, वो सब चीज़ें जो हैं उन सब की बात हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं अगर ये मेरी वेबसाइट है, आपको पता है इसमें लॉगिन कैसे करना है। मैंने आपको बताया था वर्डप्रेस की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, 99% वेबसाइट्स जिन लोगों ने अपना लॉगिन लिंक खुद से चेंज ना किया हो, अपनी डायरेक्टरी चेंज ना की हो, उसको लॉगिन करने के लिए आप वर्डप्रेस की वेबसाइट के लास्ट में wp-admin अगर लगाएँगे, तो आप वेबसाइट में एंटर हो जाएँगे, इसके लॉगिन पेजेस के जो है उस पे चले जाएँगे। और यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड वो लगाएँगे और उसके बाद आप जो वर्डप्रेस का मेन डैशबोर्ड है, उसमें एंटर हो जाएँगे, जहाँ पे जाके असल में आपको चीज़ों को फिक्स करना है, चीज़ों को परफ़ॉर्म करना है। तो जब आपके पास कोई वेबसाइट आती है, किसी दूसरे पर्सन की, तो उसमें ये सारी जो चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊँगा, एट अ टाइम सब प्रॉब्लम्स नहीं होती। हम लोग आइडेंटिफ़ाई करते हैं, हम लोग ऑडिट करते हैं और देखते हैं कि कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें प्रॉब्लम है और उसको फिक्स कर देते हैं। और जो चीज़ें ऑलरेडी ठीक हैं, वो ठीक हैं, बस उसे मेक श्योर करते हैं, रीचेक करते हैं कि सब कुछ वो प्रॉपर परफ़ॉर्म हुआ है। तो एट अ टाइम ये सब की सब चीज़ें जो हैं, सब के सब फ्लॉज़ नहीं होते। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट नहीं बना रहे हो, तो फिर स्टार्ट में अगर इन सब चीज़ों का ख़्याल रखोगे, तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने इस वजह से अगर हम ए टू ज़ी सब कुछ परफ़ॉर्म कर लेंगे, तो फिर कोई भी इश्यू आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हमें पता है कि वो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से मैं एक साइट लेके उसके ऊपर बिल्कुल ए से ज़ी तक हर तरह की जो फिक्सेस हैं, उसको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप फिर अगर कोई उनमें से कोई भी किसी टाइप की भी आ जाती हैं, तो आप उसको परफ़ॉर्म कर सको। तो बेसिकली मैं सबसे पहली जो वीडियो बनाऊँगा, इसमें मैं एक कंटेंट पब्लिश करके आपको दिखाऊँगा। कंटेंट पब्लिश मीन्स कि कोई एक आर्टिकल लेंगे और उसको हम लोग पब्लिश करेंगे और पब्लिश करते हुए किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, उसकी बात करेंगे। सो अगर मैं आपको थोड़ा-सा डैशबोर्ड के बारे में बताऊँ, तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे जो डैशबोर्ड आ रहा है, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है पोस्ट सेक्शन, एक आ रहा है पेजेस का सेक्शन। और एक और सेक्शन है जो आपके पास ये वूकॉमर्स के साथ प्रोडक्ट्स का सेक्शन आ रहा है, अगर वो ई-कॉमर्स स्टोर है।
अगर वो ई-कॉमर्स स्टोर नहीं है लाइक दराज़ वगैरह जहाँ प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं आप, उस किस्म का स्टोर नहीं है, तो फिर ये आपके पास वूकॉमर्स और प्रोडक्ट का सेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपका ई-कॉमर्स स्टोर है तो फिर ये सेक्शन भी होगा प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज़ प्रोडक्ट्स की और उसके अलावा फिर ये पोस्ट और पेजेज़ का ऑप्शन आ रहा है। तो स्टार्टिंग में बाय डिफ़ॉल्ट अगर एक सर्विस बेस्ड एक बिज़नेस वेबसाइट है उसके अंदर पोस्ट और पेजेज़ का सेक्शन होगा सिर्फ़ और अगर उसमें आपने प्रोडक्ट्स वगैरह भी ऐड किए हों लाइक कोई ई-कॉमर्स स्टोर है तो फिर आपके पास ये ऑप्शन भी आपको विज़िबल होगा। सो पोस्ट और पेज दोनों में डिफ़रेंस क्या है? जो आपका स्टैटिक पेजेज़ होते हैं मीन्स के वो कोई टेक्निकली देखा जाए तो दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप कोई कस्टम वेबसाइट बनाते हो तो वहाँ पे कोई पोस्ट पेज की वेरिएशन इतनी ज़्यादा वो नहीं हो रही होती कि आपको वो अलग-अलग आपने उसको हैंडल किया होता है। ये सिर्फ़ ऑर्गनाइज़ करने के लिए वर्डप्रेस ने हमें ऑप्शन दिया हुआ है। वो ऑप्शन क्या है कि अगर आपका स्टैटिक पेज है, इन स्टैटिक पेज अबाउट अस के पेज के ऊपर जो लिख दिया वो एक बार लिखा है, अब अबाउट अस वाले पेज को बार-बार अपडेट तो नहीं कर रहे होंगे, आपका स्टैटिक पेज है। उसके बाद अगर आपका कॉन्टैक्ट अस पेज है, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सब पेजेज़ ऐसे हैं कि एक बार बन गए तो उसके बाद वो एडिट होंगे अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ी वरना वो वैसे ही रहने हैं। तो ये जो जितने स्टैटिक पेजेज़ हैं ना, आप इसको पेजेज़ वाले सेक्शन में ऐड करो। वर्डप्रेस आपको रिकमेंड करता है। ये आपका पेजेज़ जो है वो स्टैटिक पेजेज़ के लिए सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पे आप वो ऐड करें ताकि अगर कभी आपको एडिट करना पड़े, आप जाएँ तो वहाँ पे जो 5-7 पेजेज़ ऐड हैं, आप कभी भी एडिट कर सकते हैं। जो पोस्ट सेक्शन है ये डायनामिक है। पोस्ट क्या है आर्टिकल्स। आपकी कोई ब्लॉग है, आप मल्टीपल आर्टिकल्स उसमें पब्लिश कर रहे हैं। आपकी न्यूज़ वेबसाइट है, उसपे डेली बेसिस पे आप न्यूज़ अपडेट्स दे रहे हैं। तो ये वाला पोस्ट सेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है। आप एक-एक दिन में 5-5 पोस्ट भी लगा रहे हो, 5-5 न्यूज़ लगा रहे हो, 10-10 न्यूज़ लगा रहे हो, 20-20 न्यूज़ लगा रहे हो। तो ये आपका पोस्ट सेक्शन जो है ना डायनामिक सेक्शन है। ये बहुत तेज़ी से अपडेट हो रहा होगा। तो अगर आप अपने पेजेज़ भी इसी में क्रिएट कर लोगे, तो कल को अगर आपको एडिट करना पड़ेगा तो वो पता नहीं कौन से नंबर वाले पेज पे जाके आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो वर्डप्रेस कहता है आप ऑर्गेनाइज़ कर लें। सो पेजेज़ सेक्शन में हम लोग जो स्टैटिक ये सेक्शन है हमारा, इसमें हम लोग जो स्टैटिक पेजेज़ हैं हमारे वो ऐड कर लेंगे और जो पोस्ट सेक्शन है वो हमारा डायनामिक है जिसमें नई-नई न्यूज़, पोस्ट आपकी जो पब्लिश हो रही होती हैं वो इसमें आती रहती हैं। सो अगर आपने पोस्ट करनी है, आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं तो पोस्ट सेक्शन में करें। जो पेजेज़ आपके मेन है, सर्विस पेजेज़, अबाउट अस, आपका होम और आपका कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह वो आप पेजेज़ सेक्शन में रखें। सो मैं अभी आपको एक आर्टिकल पहले पब्लिश करके दिखाता हूँ ताकि कंटेंट पब्लिश करना आ जाए। आर्टिकल करके दिखा दूँगा, पेज करके दिखा दूँ, एक ही बात है। पूरा इंटरफेस ईच एंड एवरीथिंग इज़ सेम। सो लेट्स स्टार्ट। ये पोस्ट सेक्शन में मैं आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज़, टैग्स। ऑल पोस्ट में जितनी पोस्ट ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं वो आएँगी। ऐड न्यू मेरे को नई पोस्ट ऐड करनी है, स्ट्रेट अवे आप उसमें जा सकते हैं। कैटेगरीज़ में क्योंकि अगर आप न्यूज़ पब्लिश कर रहे हो या आप आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हो, आपकी एक ट्रैवल वेबसाइट है, आप ट्रैवलिंग के रिलेटेड आप आर्टिकल्स लिखते हो, आप बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन पाकिस्तान है, बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन यूएसए है, बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन तुर्की है, तो आप कंट्री वाइज़ कैटेगरीज़ बना सकते हो कि जो आर्टिकल आपने लिखा है वो किसी स्पेसिफिक कंट्री से रेलेवेंट है। अ, उसके अलावा और भी आप एशिया, यूरोप इस तरह से बना सकते हैं कि जो एशियन आर्टिकल्स होंगे वो एशिया में आएँगे, जो यूरोपियन होंगे वो यूरोप में आएँगे। इस तरह से आप डिफरेंट कैटेगरीज़ बना सकते हैं अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और विज़िटर्स को भी अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए अगर उन्हें किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के रिलेटेड आर्टिकल्स चाहिए तो वो कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, सारे आर्टिकल्स जो उसके रिलेटेड होंगे, उसमें आ रहे होंगे। सो कैटेगरीज़ आप यहाँ पे बना सकते हैं। फिर ये टैग्स है, टैग्स आपके जो यूज़र सर्च है, आपके जो विद इन द वेबसाइट उसको इम्प्रूव करते हैं, तो ये भी दिए जा सकते हैं। हम लोग फर्स्ट जो है वो आर्टिकल जो है उसको पब्लिश करना सीखते हैं। पहले मैं ऑल पोस्ट पे जाता हूँ, अगर मेरे पास ऑलरेडी पोस्ट पे पड़ी हुई है तो मैं उसी को थोड़ा ट्वीक करके, एडजस्ट करके उसको पब्लिश करना आपको बता देता हूँ और अगर वो नहीं है तो फिर हम नहीं बना लेंगे। यहाँ पे एक टॉप 10 थिंग्स टू बाय इन 2020 एक आ रही है हमारे पास। तो मैं इसकी बजाय नया ही एक बनाता हूँ, ऐड न्यू पे जाता हूँ और एक नई पोस्ट बनाने लगा हूँ मैं और जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो कंटेंट को जो मैंने एक्सप्लेन किया तो मैंने एक कीवर्ड यूज़ किया था बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान। तो अगर वो हमारे पास कीवर्ड हो और उसके लिए हमने कंटेंट लिखा हो तो कैसे होगा? अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मैं सपोज़ करने लगा हूँ कि ये आर्टिकल मैंने खुद लिखा है, लेकिन मैं आर्टिकल असल में गूगल से लेने लगा हूँ। लाइक गूगल पे सर्च करके मैं कोई भी आर्टिकल पिक करके यहाँ पे ऐड करूँगा और उसको पब्लिश करके दिखाऊँगा। आप लोगों ने सपोज़ करना है, ये आर्टिकल लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि डुप्लीकेट कंटेंट किसी का कंटेंट उठा के हम पब्लिश नहीं कर सकते। ये बात याद रखिएगा, किसी का कंटेंट उठा के आप लोग पब्लिश नहीं कर सकते। मैं इस पे एम्फसाइज़ कर रहा हूँ। आपको अपना कंटेंट प्रोड्यूस करना है।
सो मैं जस्ट क्विकली इसको परफॉर्म करने के लिए मैं कंटेंट एक लेने लगा हूँ गूगल से और सपोज कर रहा हूँ कि वो मेरा अपना कंटेंट है, लेकिन आपने इसको सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना, किसी का कंटेंट नहीं उठाना, बट मैं आपको समझाने के लिए ये करूँगा। सो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान, अगर मैंने ये लिखा और मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल आर्टिकल्स आ रहे हैं और इसमें जो नंबर 1 आर्टिकल आ रहा है, मैं इसको ओपन करता हूँ और इसके अंदर जो कंटेंट लिखा है उसमें से थोड़ा-सा पार्ट लूँगा और मैं सपोज़ करूँगा मैंने खुद लिखा है। तो मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर रहा हूँ अपने पास, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को क्लियर करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि हम लोग किस तरह से आर्टिकल पब्लिश करते हैं, ये बात कर रहा हूँ। वरना आपके पास आर्टिकल रिटन होगा, आपने खुद लिखा होगा या लिखवाया होगा। हमें वो यूज़ करना है। सो ये मेरे पास एडिटर है। ये जो एडिटर अभी आपके सामने आ रहा है, इसका नाम है गुटेनबर्ग। ये वर्डप्रेस का लेटेस्ट एडिटर है जो अभी चल रहा है। ये थोड़ा-सा मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। पहले वाले एडिटर से ज़्यादा बेटर है, बट इससे ज़्यादा सिम्प्लीफाइड किस्म का सिंपल इंटरफ़ेस है अगर आप क्लासिक एडिटर यूज़ करें। तो अगर तो इसमें काम करना चाहते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें काम नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे भी ज़्यादा सिंपल एडिटर मिले जहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को समझना ईज़ी हो, तो आप लोग क्या करें, क्लासिक एडिटर इंस्टॉल कर लें। तो वो क्या होगा कि गुटेनबर्ग एडिटर खत्म हो जाएगा और इसकी जगह क्लासिक एडिटर आ जाएगा जो ज़्यादा ईज़ी है एज़ पर माय एक्सपीरियंस और ज़्यादा ईज़िली आप अंडरस्टैंड कर पाते हो अगर कोई आप में से बिल्कुल न्यूबी है और फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस को यूज़ कर रहा है। और जिनको ऑलरेडी ये आता है या वो करना चाहते हैं, वो इसको भी कर सकते हैं। टाइटल देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, सब कुछ वैसा है। आपने क्या करना है, वर्डप्रेस इज़ ऑल अबाउट प्लगइन्स, विजेट्स और थीम। अब एक थीम होता है जिस थीम में जो आप जिस तरह का भी टेम्पलेट चाहते हैं, जिस तरह का डिज़ाइन चाहते हैं, आप एक थीम चूज़ करते हैं, वो अप्लाई करते हैं। उसके साथ अगर आपको कोई एडिशनल फीचर चाहिए अपने वर्डप्रेस में, तो प्लगइन्स होते हैं, जिस तरह ऐप्स होती हैं मोबाइल की, एंड्रॉयड की, आईओएस की, उस तरह के प्लगइन्स होते हैं। हम प्लगइन्स यूज़ करके हम लोग कोई भी एडिशनल फीचर ऐड कर सकते हैं। तो प्लगइन मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप लेफ्ट साइड पे आएँ, मैं प्लगइन्स कुछ इंस्टॉल करूँगा ड्यूरिंग माय एसईओ प्रोसेस, तो आपको काफ़ी इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। लेफ्ट साइड पे अगर आप आएँ, ये आपके पास प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा है। प्लगइन्स में इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में वो प्लगइन्स होंगे जो ऑलरेडी इंस्टॉल हुए हुए हैं और ऐड न्यू में आप नया प्लगइन ऐड कर सकते हैं। तो मैं प्लगइन्स में आया और प्लगइन्स में मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया। ये मुझे प्लगइन का जिस तरह आपका ऐप स्टोर होता है, उस तरह वहाँ पे ले गया है और यहाँ पे वो कह रहा है सर्च करें कौन-सा प्लगइन आपको चाहिए। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे क्लासिक एडिटर। ये लिख के मैं सर्च करता हूँ, तो आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट प्लगइन क्लासिक एडिटर का आ जाएगा, ये क्लासिक एडिटर है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर देना है, बस इतना सा काम है। इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दें, वो जो गुटेनबर्ग एडिटर है वो ऑफ हो जाएगा और उसकी जगह क्लासिक एडिटर जो पुराना एडिटर है, वो ऑन हो जाएगा और ये ज़्यादा सिम्प्लीफाइड है, इस वजह से मैं आपको यूज़ करवा रहा हूँ। ये करने के बाद आप वापस अपने पोस्ट सेक्शन में आ जाएँ और पोस्ट में ऐड न्यू में बेशक चले जाएँ और अब आप देखें कि आपका जो एडिटर है, वो जो पहले वाला है उससे डिफरेंट आएगा और ये होपफुली आपको ज़्यादा ईज़ी लगेगा। ये आप देखिए एडिटर हमारा चेंज हो चुका हुआ है। ये टाइटल वाला सेक्शन है, ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन है, यहाँ पे टाइटल देंगे, यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट वगैरह देंगे, इमेज लगाना है, जो भी करना है सब कुछ आप यहाँ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इधर आया और यहाँ पे मैंने क्या करना है कि टाइटल पहले कॉपी करना है। तो मैं टाइटल कॉपी करता हूँ। तो ये सपोज़ करें कि आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आर्टिकल लिखा हुआ वहीं से ले रहे हो। तो यहाँ पे मैंने टाइटल पेस्ट कर दिया। मेरा ये टाइटल है, मैं कहता हूँ मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। तो मैं इसको मॉडिफ़ाई कर लेता हूँ जी, मेरा जो कीवर्ड है वो है बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान। तो मैं 20 बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान इन 2021, मैं ऐसे कुछ लिख देता हूँ। तो ये मेरा टाइटल है, मैं बोलता हूँ। अब इसकी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आप देखें यहाँ पे एक विजुअल सेक्शन आ रहा है, एक टेक्स्ट सेक्शन आ रहा है। जो आपका सिंपल टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, जो आप विजुअली देखना चाहते हो, जो आप लोगों के लिए ज़्यादा ईज़ी है, वो विजुअल सेक्शन के अंदर हमेशा पेस्ट करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। टेक्स्ट सेक्शन आपका कोडिंग के लिए है कि कोई चीज़ जो आपको एज़ कोड यहाँ पे ऐड करनी पड़े और उसका फिर प्रीव्यू आप देखना चाहते हो, तो टेक्स्ट में जाओ, वो कोड ऐड करो, विजुअल में उसका आपको विजुअलाइज़ करके वो दिखा देगा कि इस कोड से आपको नज़र क्या आना है। तो टेक्स्ट सेक्शन आपका कोड के लिए है, जब कोड कॉपी पेस्ट करना पड़े फॉर सम रीज़न, जो आगे जाके हम लोग करेंगे भी। तो विजुअल में आपने करना है, मेक श्योर करना है विजुअल सेलेक्ट हो। यहाँ पे आके अब आपने अपना जो भी बॉडी टेक्स्ट है उसको पेस्ट करना है। तो मैं बहुत पूरा आर्टिकल नहीं लूँगा, मैं इसमें से कुछ पोर्शन लेके करता हूँ। मैं कहता हूँ जी मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, मैंने उसको वहाँ से कॉपी किया यहाँ पे
पेस्ट कर देता हूँ मैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट मैं कहता हूँ ये पैराग्राफ्स जो को लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अगर आप मैच स्टाइल में करते तो ये जो आपके पास लिंक्स वगैरह आ रहे हैं ख़त्म हो जाएँ, ताकि क्योंकि जब वर्ड डॉक्यूमेंट में है वहाँ से भी कॉपी पेस्ट करेंगे, अगर लिंक लगे हुए हैं तो लिंक आएगा साथ ही, लेकिन मैं कहता हूँ चलें फ़िलहाल लिंक नहीं लगा रहा। तो मैंने ये कर दिया। उसके बाद मेरे पास स्टार्ट हो रहा है स्वात वैली। मैं 1-2 ही करूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा मैं। मैं स्टाइल में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि फॉर्मेटिंग ना आए जो आर्टिकल की है, ताकि प्रॉपर तरीके से मैं आपको चीज़ करके दिखा लूँ। स्वात वैली है, उसके बाद स्वात वैली की डिस्क्रिप्शन है और इसके अंदर कोई 2-3 लोकेशंस हैं जो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, वो लेता हूँ और यहाँ पे मैच स्टाइल में करता हूँ ताकि किसी फॉर्मेटिंग ना आए। ठीक है, ये कर दिया। चलें बहरहाल इसके बाद हुंज़ा वैली आ गया, मैंने इसको लिया, पेस्ट किया, मैं फॉर्मेटिंग के बगैर करता हूँ मैच स्टाइल में। आप लोग सिंपल वर्ड से कॉपी पेस्ट करेंगे, सारी फॉर्मेटिंग ईच एंड एवरीथिंग सेम आ जाएगी, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे चलें, मैंने यहाँ तक किया, इसको कॉपी कर लिया और इसको फिर पेस्ट कर दिया मैंने। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं फिर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास तो बाकी समझे मैंने 20 के 20 डिस्कस कर दिए हैं। तो मैं जो वाइंड अप हो रहा था, ये मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस जो है इसको लेता हूँ, एंड कर देता हूँ। तो मैंने आर्टिकल कॉपी पेस्ट किया है, आपने ये काम नहीं करना, आपने हमेशा अपना कंटेंट लिखना है, किसी का कंटेंट उठा के कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ। सो ये मेरा एक आर्टिकल है, मैंने टाइटल दिया, डिस्क्रिप्शन दी, मेरे सामने आ गई। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मेटिंग थोड़ी-सी करनी है, मुझे एडजस्टमेंट करनी है, यहाँ पे मुझे आर्टिकल पब्लिश करने का वे बता रहा हूँ आपको। फिर इसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो आपके स्लाइड में आ रही थी, ये मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडर्स, बहुत कुछ है जो हमने डिस्कस करना है। सबसे पहला काम जो हम लोग यहाँ करते हैं, हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारा जो अ, हेडर्स हैं वो किस तरह से साइन होंगे। सबसे पहले मैं हेडर्स ऑप्टिमाइज़ेशन पे आता हूँ, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन से पहले। सो मैं ये जो आपके सबसे पहले मैं आर्टिकल पब्लिश करना बता रहा हूँ आपको, और आर्टिकल पब्लिश करते हुए कुछ चीज़ें उसके अंदर परफॉर्म होती हैं। लाइक हमारा पहले तो है मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, बट मैं हेडर ऑप्टिमाइजेशन पे आता हूँ, लिंक स्ट्रक्चर पे आता हूँ, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स पे आता हूँ, क्योंकि ये आर्टिकल पब्लिश करते हुए, कोई भी पेज पोस्ट पब्लिश करते हुए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले टाइटल दिया, टाइटल के बाद देखिए, अगर आपके पास ये एक लिंक बना हुआ आ रहा है, ये लिंक ऑटोमैटिकली बन गया, मीन्स कि आपकी साइट, और उसके बाद ये 20 बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट ट्रैवल इन पाकिस्तान इन 2021 वो ऑटोमैटिकली यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ लिंक को। पहले हम आर्टिकल को फॉर्मेट कर लें। ये आर्टिकल आया, अब आर्टिकल के अंदर जो है आपकी ये हेडिंग थी, 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। अच्छा, ये जो आपका टाइटल होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट इन मोस्ट ऑफ द थीम्स, जो मोस्ट ऑफ थीम्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जो टाइटल होता है वो हेडर 1 होता है, H1 होता है आपका। तो आपको इसमें हेडर टैग असाइन नहीं करना पड़ेगा। सम टाइम कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें हेडिंग 2 भी हो सकती है, फिर हम इसको ट्रीट करते हैं, वो हमें थीम लेवल पे कुछ हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो अभी अगर मैं सपोज़ करता हूँ ये हेडिंग 1 है, तो ये हेडिंग 1 ऐसी रहेगी। हेडिंग 1 के बाद अगर आप देखें तो ये कुछ पैराग्राफ्स आ रहे हैं और उसके बाद ये एक नई हेडिंग आ रही है, 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। तो ये आपकी अभी सिंपल टेक्स्ट है। अगर ये सिंपल टेक्स्ट है और अगर मैं इसको बोल्ड सिर्फ़ कर देता हूँ जी कि ये हेडिंग है, तो गूगल को पता नहीं लगेगा कि ये हेडिंग है कौन-सी। इसके लिए मुझे एक टैग असाइन करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये अब स्ट्रेट अवे टाइटल के बाद आ रहा है, तो ये हेडिंग 2 है ना। हेडिंग 1 अगर आपका टाइटल है, तो ये हेडिंग 2 होगी। हेडिंग 2 क्यों होगी? क्योंकि ये सब टाइटल है, सब हेडिंग है ऑफ हेडिंग 1। इसकी हेडिंग 1 जो टाइटल है उसका सब टाइटल है ये, इस वजह से ये हेडिंग 2 होगी। तो मुझे बोल्ड करने से काम नहीं चलेगा, मुझे इसको प्रॉपर टैग असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब गूगल मेरे आर्टिकल पे आएगा और उसको देखेगा, तो उसको भी नज़र आना चाहिए ये हेडिंग 2 है, फिर इसकी हेडिंग 2 की वेटेज मिलेगी इसको। तो मैंने ये बोल्ड करने की बजाय क्या करना है, इसके साथ अगर आप देखें एडिटर में ही, ये पैराग्राफ का ऑप्शन आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करूँगा और पैराग्राफ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, 3, 4, 5, 6 का ऑप्शन आ रहा है। हेडिंग 1 मेरा टाइटल है, तो हेडिंग 2 मेरी ये बनती है, मैं हेडिंग 2 पे क्लिक करूँगा, तो इस पार्ट को, इस हेडिंग को हेडिंग 2 टैग असाइन हो गया हुआ है। इसके बैक एंड पे मैं टेक्स्ट में जाऊँ तो मुझे कोड भी नज़र आएगा। बहरहाल हम लोग बगैर कोड को देखिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे लिए ईज़ी से ईज़ी रहे। तो ये हेडिंग 2 का कोड असाइन हो गया है।
ये होता है हेडर ऑप्टिमाइजेशन के हेडर के अंदर कीवर्ड भी आए, वो तो कंटेंट राइटिंग का पार्ट था। तो अगर मैंने कंटेंट लिखा हुआ है और मैं उसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि कंटेंट राइटिंग वाला पार्ट मैंने कवर कर लिया है। अगर नहीं भी किया तो मैं यहाँ पे भी करके दिखाऊँगा आपको। तो ये हमने हेडिंग 2 का टैग असाइन कर दिया। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो सवात वैली आ रही है हेडिंग। सवात वैली आपके टाइटल की डायरेक्ट सब हेडिंग नहीं है। आपके टाइटल जो H1 है उसकी सब हेडिंग है ये, और इसकी सब हेडिंग है सवात वैली। तो जब ये हेडिंग हेडिंग 2 है, तो फिर सवात वैली क्योंकि इसकी सब हेडिंग है तो वो हेडिंग 3 होगी। और अगर आप पेपर में लिख रहे होते, कहीं थीसिस में लिख रहे होते, तो आपने इसको लिखना था 2.1, क्योंकि ये हेडिंग 2 है, तो हेडिंग 2 के नीचे जो सब हेडिंग होती है हम उसको बोलते हैं हेडिंग 2.1। लेकिन हम 2.1 एसईओ में नहीं कर सकते, हम उसको या हेडिंग 2 होगी या वो हेडिंग 3 होगी। तो क्योंकि सवात वैली हेडिंग 2 की सब हेडिंग है, इस वजह से सवात वैली को हम हेडिंग 3 बोलेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा पूरे को, ऊपर पैराग्राफ ये जो लिखा हुआ आ रहा है इसमें जाऊँगा और यहाँ पे हेडिंग 3 पे क्लिक कर दूँगा। इसको हेडिंग 3 का टैग असाइन हो गया है। गूगल जब आएगा उसको पता चलेगा कि ये हेडिंग 3 है। उसके बाद अगर मैं आता हूँ नीचे, तो सवात वैली के नीचे भी कुछ हेडिंग्स आ रही हैं। तो सवात वैली के नीचे जो हेडिंग आ रही है, क्या वो सवात वैली के सेम लेवल की हेडिंग है? नहीं। सवात वैली जो है, उसकी सेम लेवल की हेडिंग कौन-सी है? उसकी सेम लेवल की हेडिंग है हुंज़ा वैली। जितनी भी 20 लोकेशंस डिस्कस होने जा रही हैं, वो सारी की सारी हेडिंग 3 होंगी, क्योंकि वो इस हेडिंग 2 की सब हेडिंग्स हैं, ऑल 20 लोकेशंस। तो वो आपकी हेडिंग 3 रहेंगी। लेकिन अगर हेडिंग 3 के नीचे और सब हेडिंग आ रही है, तो वो तो फिर हेडिंग 3 की सब हेडिंग है ना। सवात वैली की सब हेडिंग ये एरिया है। तो अगर सवात वैली हेडिंग 3 है, तो ये जो एरिया उसके नीचे शो हो रहा है, जो उसकी सब हेडिंग है, वो हेडिंग 4 होगी, क्योंकि वो 3.1 बनती है ना। अगर हम अपने वो एजुकेशन वाइज़ देखें कि वहाँ पे अगर हम लिखते, तो हम लिखते सवात वैली अगर हेडिंग 3 है, तो उसके नीचे जो सब हेडिंग आ रही है, वो हेडिंग 3.1 है। लेकिन 3.1 नहीं होता, वो फिर हेडिंग 4 हो जाएगी। सो ये जो आपका विलेज आ रहा है, इसको हम लोग हेडिंग 4 डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि ये सवात वैली की सब हेडिंग है। ठीक है? तो यहाँ पे इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट एरिया आ रहा है, कंदोल, ये जो आ रहा है, तो ये कौन-सी हेडिंग होगी? तो ये भी ऑटोमैटिकली आपकी हेडिंग 4 होगी, क्यों? इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये भी आपकी सवात वैली हेडिंग 3 की सब हेडिंग है, और ये भी सवात वैली की सब हेडिंग है। अगर ये बियॉन्ड विलेज जो विलेज है, इसके नीचे कोई और सब हेडिंग आ रही होती, तो वो हेडिंग 5 होनी थी। क्योंकि वो इसकी सब हेडिंग होनी थी, और ये हेडिंग 4 है, तो उसकी सब हेडिंग हेडिंग 5 होनी थी। बट अभी ये जो एरियाज़ हैं, ये सारे सवात वैली की सब हेडिंग्स और एक लेवल पे ही हैं। तो ये भी आपकी हेडिंग 4, ठीक है? हेडिंग 4 इसको मैं साइन कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है ऊशु फॉरेस्ट, ये भी आपकी हेडिंग 4, क्योंकि ये भी सवात वैली की सब हेडिंग है। इस तरह से आपकी हेडिंग 4 ये बन गई। हाँ, अगर अब ये जो ऊशु फॉरेस्ट है, इसके नीचे भी कोई सब हेडिंग होती, तो क्योंकि ये हेडिंग 4 थी, तो वो हेडिंग 5 होनी थी, लेकिन इसके नीचे कोई सब हेडिंग नहीं। अब बात आ गई, ये पहला आपका जो सवात वैली है वो खत्म हो गया। अब सवात वैली के बाद हुंज़ा वैली स्टार्ट हो गया। तो हुंज़ा वैली जो है वो क्या अ, सवात वैली की सब हेडिंग है? नहीं, जिस लेवल पे सवात है वैली है, उसी लेवल पे हुंज़ा वैली है, वो भी इसकी सब हेडिंग है। तो जितनी 20 लोकेशंस हैं वो एक ही लेवल पे हैं। तो जब इसकी हेडिंग 2 की सब हेडिंग सवात वाली हेडिंग 3 है, तो फिर आपका ये जो हुंज़ा वैली ये भी हेडिंग 3 होगा, और बाकी जो 18 लोकेशंस और आएँगी वो भी हेडिंग 3 ही होंगी। ये सारी सेम लेवल पे हैं, किसी को दूसरे पे एडवांटेज नहीं है। अब हुंज़ा वैली के नीचे अगर कोई और सब हेडिंग आ रही है, तो हुंज़ा वैली अगर हेडिंग 3 है तो वो हेडिंग 4 होगा। तो आपका ये एक आ रहा है, ये आपका हेडिंग 4 है, क्योंकि ये आपका हेडिंग 4 है, इसको मैं स्पेस देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं बोलूँगा हेडिंग 4। तो मुझे जब तक टैग असाइन नहीं करूँगा, गूगल को नहीं पता कौन-सी हेडिंग 1 है, कौन-सी हेडिंग 2 है, कौन-सी 3 है, कौन-सी 4। तो ये हुंज़ा वाली जब हेडिंग 3 है, तो उसकी सब हेडिंग हेडिंग 4 होगी। उसके बाद अताबाद लेक आ रही है, तो अताबाद लेक भी आपकी हेडिंग 4 होगी, क्योंकि ये आपकी हेडिंग 3 की सब हेडिंग है, हेडिंग 4। ठीक है जी? इसको मैं हेडिंग बोल देता हूँ। उसके बाद जब सारी 20 लोकेशंस खत्म हो गई, उसके बाद एक आया है मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान फाइनल थॉट्स, ये लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर तो मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान फाइनल थॉट्स, अगर तो इसके नीचे फॉल कर रहा होता 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, तो फिर तो वो हेडिंग 3 ही होनी थी, क्योंकि वो इससे एक लेवल डाउन है। बट अभी क्या हो रहा है, ये पूरे आर्टिकल को समराइज कर रहा है यहाँ पे, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान फाइनल थॉट्स, पूरे आर्टिकल समराइज कर रहा है। तो पूरे आर्टिकल को जब समराइज कर रहा है, तो अगर ये हेडिंग 1 है और ये इसकी सब हेडिंग थी, तो वो भी हेडिंग 1 की सब हेडिंग है।
तो अगर ये हेडिंग 2 लेवल पे है, तो आपकी ये जो बॉटम वाली हेडिंग है फाइनल थॉट्स वाली, ये भी हेडिंग 2 पे है, ये कोई उस हेडिंग से नीचे डाउन हेडिंग नहीं है। तो फाइनल थॉट्स भी सेम लेवल पे है जिस लेवल पे 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान जो है वो हेडिंग थी। क्योंकि ये भी सब हेडिंग है आपकी मेन हेडिंग 1 की, और वो भी सब हेडिंग है मेन हेडिंग 1 की, क्योंकि पूरे आर्टिकल को समराइज़ कर रहे हैं वहाँ पे। अगर वो इन 20 लोकेशंस के बारे में ही लास्ट में एक सेपरेट उसके अंडर फॉल कर रही होती, अगर वो इन 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस के नीचे फॉल कर रही होती, तो फिर वो हेडिंग चेंज हो जानी थी। अभी वो पूरे आर्टिकल को समराइज़ कर रही है, और यहाँ पे आर्टिकल के अंदर जो 20 लोकेशंस हैं उनकी बात हो रही थी, तो ये हेडिंग और वो लास्ट हेडिंग एक ही लेवल की हेडिंग्स हैं। तो अगर ये हेडिंग 2 है, तो वो भी हेडिंग 2 आपकी होगी। और उसको टैग असाइन कैसे करने हैं वो मैंने आपको बता दिए, सेलेक्ट करना है और ये आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे टैग असाइन करने। तो ये होते हैं हेडर्स ऑप्टिमाइजेशन, हेडर टैग असाइन करना, H1, H2, H3 की असाइनमेंट कैसे होती है, उसको कैसे असाइन करते हैं, और पब्लिश करते हुए असाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे साइन होना ज़रूरी है। अगर आपने आर्टिकल वर्ड पे कहीं पे लिखा हुआ है और वहाँ पे आपने साइन कर दिया हुआ है, तो जब कॉपी पेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ साइन हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं वर्ड ओपन करूँ, ये मेरे पास वर्ड है, यहाँ पे मैंने इस आर्टिकल को कॉपी पेस्ट किया था थोड़ा-सा। तो पहले यहाँ से पेस्ट करके आगे ले जाना चाह रहा था, फिर मैंने कहा चलो डायरेक्टली ले जाते हैं। यहाँ पे अगर देखें, ये सबसे टॉप पे जो टाइटल है आपका, ये अगर हेडिंग 1 है, तो अगर आप चाहते हैं कि वर्ड के अंदर ही इसको असाइन कर दूँ हेडिंग 1, तो इसको सेलेक्ट करें, और ये हेडिंग 1 का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें, ये आपको हेडिंग 1 असाइन होंगे। उसके बाद 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, ये हेडिंग 2 है। यहीं पे ये हेडिंग 2 है, इसको साइन करें, ये हेडिंग 2 असाइन होगी। सवात वैली आपकी हेडिंग 3 है, यहीं पे इसको सिलेक्ट करें, हेडिंग 3 असाइन करें, सवात वैली को हेडिंग 3 असाइन होगी। ठीक है? तो अगर आप ऐसे वर्ड में पहले साइन कर लेंगे, तो क्या होगा, जब आप इस पूरे आर्टिकल को कॉपी करके पेस्ट करेंगे, तो ये हेडिंग्स बनी बनाई ऐसे असाइंड ही वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएंगी, और आपको दोबारा वहाँ से साइन नहीं करनी पड़ेगी। तो जो आर्ट कंटेंट लिखा होता है, अगर उसके अंदर भी हेडिंग्स असाइन कर दी जाएँ पहले से ही, तो फिर आपको कॉपी पेस्ट करने के बाद वर्ड के जो वर्डप्रेस है उस पे जाके दोबारा काम नहीं करना पड़ता। वो एज़ इट इज़ बनी बनाई यहाँ पे आ जाएँगी। So that is how we assign heading tags to the headings, और रियल टाइम जो अभी गूगल अगर आएगा पब्लिश होने के बाद इस आर्टिकल पे आता है, गूगल देख सकता है कि यहाँ पे कौन सी हेडिंग हेडिंग किस नंबर पे फॉल कर रही है, किस लेवल पे फॉल कर रही है, वो हेडिंग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कौन सी हेडिंग है। सो ये इस तरह से आपने साइन करने हैं। अब बात आती है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की, कंटेंट यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है उसकी बात। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड है, मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि ये जो आर्टिकल, ये जो कंटेंट है, ये हर जगह पे यूज़ हुआ हुआ है। तो मैं थोड़ा-सा चेंज विषय कर लेता हूँ कि मेरी ये जो हेडिंग है, क्योंकि मैंने मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस से निकाल के तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान। ठीक है? तो मैं इसको अगर फर्स्ट पैराग्राफ में एडजस्ट करना है, मैं ये कह सकता हूँ 20 टुडे वी आर, या ये देखें, ये है, हियर आर 20 ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, इसके साथ चलना है। इसमें मेरा कीवर्ड ये पूरा नहीं है, कीवर्ड तो मेरा है 20 बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान। तो मैं यहाँ पे 2021 रहने देता हूँ। 20 बेस्ट प्लेसेस ट्रैवल पाकिस्तान। तो इस तरह से मैंने उसको थोड़ा एडजस्ट कर लिया कि मेरा मेरा जो कीवर्ड है उसमें आ जाए। तो अभी उसमें ब्यूटीफुल प्लेसेस पे किया हुआ है, बट मैंने किसी तरह से थोड़ा-सा एम्बेड किया ताकि जब बाद में मैं बाकी एसईओ करूँ, तो आपको थोड़ी बहुत इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो जब कंटेंट यहाँ मैं पब्लिश कर रहा हूँ, तो वो तो डिसाइडेड है ना, वो मेरे अकॉर्डिंगली लिखा गया है। और अगर क्लाइंट के लिए कर रहे हो, पहले से पब्लिश था और उसमें कीवर्ड यूसेज प्रॉपर नहीं था, तो आपने फ्रंट एंड के ऊपर, ये फ्रंट एंड है ना आपका, यहाँ पे कोई भी चीज़ क्लाइंट से पूछे बगैर चेंज नहीं करनी, वरना वो आपके बड़ा काउंटर आपका बड़ा बुरी तरह से वो कर सकता है। तो उसको आपने क्या करना है, उसको आपने पूछना है कि आपका ये जो कंटेंट है वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है, उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको ठीक करवाओ। अगर वो कहते हैं आप कर दो, तो आप कर देंगे, और ज़ाहिर-सी बात है फिर आप उसको चार्ज करेंगे। तो ख़ैर ये आपकी हेडिंग्स हो गई, और हेडिंग्स के अंदर आपके कीवर्ड वगैरह आना ज़रूरी है, वो सब बातें अपनी जगह पे थी। ये आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया। हेडर्स ऑप्टिमाइज़ेशन, हेडर्स के टैग असाइन करना और उन हेडर्स के अंदर कीवर्ड यूसेज होना, ये ज़रूरी चीज़ है, और वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब उसके बाद, अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें पूरी नहीं भी हो रही, जैसे हेडिंग 1 में चलो कीवर्ड आ गया, हेडिंग 2 में कीवर्ड आ गया, हेडिंग 3 में तो अब एरियाज़ के नाम शुरू हो गए हैं। तो हेडिंग 3 में मैं कीवर्ड कैसे लेके आऊँ? या तो मुझे यहाँ पे कोई हेडिंग एडजस्ट और करनी चाहिए, इस लेवल के नीचे जिस पे हेडिंग 3 में भी कीवर्ड आए, और फिर ये जो सारी हेडिंग्स है वो हेडिंग 4 में चली जाएँ। तो फिलहाल मेरे से एडजस्ट करना टफ हो रहा है, तो फिर हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हेडिंग 3 में एडजस्ट नहीं हो रहा, तो आप कहें जी नहीं, मैंने तो बस ज़बरदस्ती इसको ऐड करके रहना है।
अगर आप किसी तरह से हेडिंग 3 की यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेते हैं और उसमें कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो दी बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो जो आर्टिकल का एक नेचुरल जो उसका इम्पैक्ट है उसको ख़राब नहीं करना, उसको आर्टिफ़िशियल नहीं बनाना कि उसमें पता लग रहा हो ये तो ज़बरदस्ती यहाँ पे हेडिंग घुसा दी हुई है। तो ये चीज़ का ख़्याल रखना है आपने। रिकमेंडेड है कि आप हेडिंग 1, 2, 3, 4 में यूज़ करें, लेकिन अगर हेडिंग 1 में यूज़ हो रहा है, 2 में यूज़ हो रहा है, 3 में हो रहा है, 4 में नहीं हो पा रहा, 3 में नहीं हो पा रहा, कहीं नहीं हो पा रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको आप ज़बरदस्ती ऐड करें, अगर पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। अगर बनती है तो एज़ अ राइटर ज़रूर उसको करें या करवाएँ। सो ये आपका आर्टिकल का मेन आपका आ गया और उसमें मैंने हेडिंग्स का भी बता दिया। हेडिंग्स के बाद यहाँ पे बात हो रही है अगर मैं वापस जाऊँ अपनी स्लाइड पे, यहाँ पे बात हो रही है हेडिंग्स के बाद ये परमालिंक स्ट्रक्चर यूआरएल ऑप्टिमाइज़ेशन। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन मैं खुद छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे एक प्लगइन यूज़ करना है और वो प्लगइन मैं अभी फ़िलहाल फौरी तौर पे लाना नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ। फ़िलहाल मैं आज जो चीज़ें आर्टिकल को पब्लिश करते हुए मेन हो रही हैं परफ़ॉर्म, उसको कर लें पहले और बाद में फिर इस साइड पे आते हैं। तो हेडर्स हो गए, अब परमालिंक स्ट्रक्चर यूआरएल ऑप्टिमाइज़ेशन ये क्या चीज़ है? परमालिंक क्या होता है? ये आर्टिकल का जो पूरा लिंक होता है ना, जैसे ये मैंने साथ एक आर्टिकल ओपन किया हुआ है, ये स्टार्ट से लेके एचटीटीपीएस से लेके ये पूरा जो लिंक बना हुआ आ रहा है, जो लिंक मैं किसी को प्रोवाइड करता हूँ, तो वो इस आर्टिकल को ओपन कर सकता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे लिंक को परमालिंक बोलते हैं। इसको बोलते हैं ये परमालिंक है, ये यूआरएल है। या अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाए, तो आपको आइडिया हो जाए कि ये परमालिंक क्या चीज़ है, ये यूआरएल क्या चीज़ है। ये लिंक जो होता है आपका पूरा, इसी को परमालिंक बोलते हैं, इसी को यूआरएल बोलते हैं। और इसमें ये जो ओआरजी तक का पार्ट है, ये तो है मेन डोमेन, नाम है ना ये, डोमेन की आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है मैंने। तो ये मेन नाम है, वेबसाइट का नाम है। इस नाम के जो बाद वाला पार्ट है, जो ये स्लैश के बाद आपको पार्ट नज़र आ रहा है इतना-इतना, इसको बोलते हैं स्लग। SLUG स्लग। तो कहीं भी अगर लिखा हुआ आ जाए स्लग, तो आपको पता होना चाहिए स्लग क्या होता है। परमालिंक यूआरएल, आपका परमालिंक जो है वो पूरा लिंक है, जो स्टार्ट से एंड तक है। और जो स्लग है वो आपका डोमेन के बाद वाला पार्ट, जो इस स्पेसिफिक आर्टिकल का आइडेंटिफाई कर रहा है। सिर्फ स्पेसिफिक आर्टिकल क्या है, कोई और आर्टिकल होगा, कोई और पेज होगा, उसका ये स्लैश के बाद वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। ये जो ओआरजी तक मेन है, डोमेन है ना, वो सेम रहती है हमेशा। इसके बाद चेंजेस आ रही होती हैं, ये चीज़ चेंज हो रही होती है हर आर्टिकल के हिसाब से। तो ये जो है ना आपके पास पार्ट नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं स्लग। ठीक है? तो परमालिंक स्ट्रक्चर और यूआरएल ऑप्टिमाइज़ेशन वो क्या चीज़ है? परमालिंक स्ट्रक्चर ये है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये आपका बेस्ट होना चाहिए। बेस्ट क्या होना चाहिए? स्टडीज़ कहती हैं आपका जो शॉर्ट लिंक है ना, शॉर्ट परमालिंक, वो ज़्यादा अच्छा रैंक होता है। लेंथ जो है वो आपकी कम हो, तो वो बेस्ट है। शॉर्ट यूआरएल, शॉर्ट परमालिंक्स ज़्यादा अच्छे रैंक होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम टू द पॉइंट रहते हैं, सिर्फ़ हम लोग अननेसेसरी स्टफ़ यहाँ पे यूज़ नहीं करते। अभी क्या है कि ये जो साइट है ना, इसमें वो चीज़ फिक्स हुई हुई है। वो चीज़ यहाँ पे फिक्स हुई हुई है, वरना वो चीज़ कैसे नज़र आनी थी मैं आपको बताता हूँ। ये आर्टिकल ऐसे ही है, मैं इसको करता हूँ सेव ड्राफ्ट्स, इसको मैं अपने पास अभी होल्ड पे रखता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि जब एक नई साइट बनती है तो परमालिंक स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट किस किस्म का आ सकता है, क्या-क्या उसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये मेरे पास ओपन है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ लेफ्ट साइड पे, ये नीचे बिल्कुल बॉटम पे एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास सेटिंग्स का। ये वर्डप्रेस की अपनी मेन सेटिंग्स हैं। इन सेटिंग्स में आप आते हो तो इसमें जर्नल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स ये ऑप्शंस आ रहे हैं। तो परमालिंक्स पे आप आ जाएँ, मैंने अभी बता दिया आपको परमालिंक क्या है, पूरा जो स्ट्रक्चर है आपके लिंक का, वो परमालिंक है। तो मैं सेटिंग्स में आया हूँ और सेटिंग्स में मैंने परमालिंक्स पे क्लिक किया है। ये परमालिंक्स आपके पास ओपन हो गए। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो ज़्यादातर वर्डप्रेस जब आप सेटअप करते हो तो आपके पास ये मंथ एंड नेम वाला या डे एंड नेम वाला ये कोई फॉर्मेट आता है, शो होता है। अब ये डे एंड नेम वाला मैं या चलो इसको करके देखता हूँ, या ये आईडी वाला, मैं इसको अगर सेव करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी वेबसाइट सेटअप कर रहे हो तो किस किस्म का आप स्ट्रक्चर देखोगे, या किसी क्लाइंट का देखो तो हमें किस तरह से उसको मॉडिफ़ाई करना चाहिए, हमें क्या उसमें करना चाहिए। तो अब वो करने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने आर्टिकल के पेज को, जहाँ पे मैं आर्टिकल पब्लिश करने जा रहा था, अगर मैं उसको रिफ्रेश करूँ और अभी मैं यहाँ पे देखूँ अपना लिंक स्ट्रक्चर, तो कुछ ऐसा बनना था आपका। आपकी साइट स्लैश के बाद 2021 16 तो 20 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान इन 2020 ये पूरा लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो लास्ट वाला पार्ट है स्लैश के बाद वाला, मैंने आपको क्या बोला? ये तो है आपका स्लग, ये बोला था ना? ये आपका स्लग है, ये चीज़। और पूरा स्ट्रक्चर जो है ना आपका, वो ये है जो स्टार्ट से लेके एंड तक शो हो रहा है आपको।
अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि शॉर्ट यूआरएल, शॉर्ट परमालिंक्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छा रैंक होते हैं। तो मुझे ये बताएँ कि ये जो इसके अंदर अननेसेसरी पार्ट अगर आ रहा है कोई, उसको मुझे रिमूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो भी अननेसेसरी पार्ट है, जो मुझे ज़रूरत नहीं है जिस चीज़ की, मुझे उसको निकाल देना चाहिए। क्योंकि मैंने शॉर्ट से शॉर्ट बनाना है उसको। तो शॉर्ट से शॉर्ट बनाने के लिए मुझे वो रिमूव करना पड़ेगा। फिलहाल जब मैं फर्स्ट लुक इस लिंक पे देता हूँ, तो सबसे पहली अननेसेसरी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है ना, वो ये है 6/1/2021, ये जो डेट लिखी हुई है। डेट से मुझे किसने सर्च करना है? बल्कि सम टाइम इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है मेरे विज़िटर्स के ऊपर। उन्हें पता लगता है कि आर्टिकल 2 साल पहले लिखा था, तो 2 साल पहले की डेट यहाँ शो हो रही होगी। तो वो कहेंगे ये पुराना आर्टिकल है। तो बेहतर है कि अगर मैं इसको हाइड कर दूँ, मैं एडिट करता रहूँ, चेंज करता रहूँ, मैं टाइम के साथ अपडेट करता रहूँ आर्टिकल, तो डेट भी चेंज हो जाएगी, लेकिन स्टिल मैं चाहता हूँ जी डेट ना रखूँ, क्योंकि श लिंक बड़ा हो रहा है, यूआरएल बड़ा हो रहा है और इसमें मेरा इसका बहुत बड़ा रोल भी नहीं है। रैंकिंग में इसका रोल नहीं है, तो मैं फिर इसको क्यों रखूँ? तो मुझे सबसे पहला काम ये चाहिए कि मुझे ये जो डेट है ना, इसको रिमूव करना चाहिए, ठीक है? अब डेट वाला पार्ट फिक्स है, यहाँ पे अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो जो स्लग वाला पार्ट है, स्लैश के बाद वाला, वो मेरे पास एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। लेकिन जो डेट वाला पार्ट है वो नहीं हो रहा, क्योंकि वो साइट वाइड एक ही जगह से हैंडल हो रहा है, जो मैंने आपको अभी करके भी दिखाया है। और वो अभी आपको ज़्यादा समझ आ चुका होगा, क्योंकि मैंने आपके सामने वो चेंज किया है, तो आपको पता है कहाँ से जाके मुझे उसको रिवर्ट करना है या मुझे उसको बेहतर बनाना है। तो परमालिंक स्ट्रक्चर जो है ना, उसको आपने डिसाइड करना है कि वो अच्छा हो। तो लिंक जो है ना, उसको शॉर्ट से शॉर्ट रखिए। उसमें सिर्फ़ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो उसके अंदर हो, बाकी कुछ ना हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें है आपका कीवर्ड। अगर आपका कीवर्ड जो प्राइमरी कीवर्ड है, वो अगर आपके लिंक के अंदर होता है, तो आपको उसका एडवांटेज मिलता है, उसकी वेटेज मिलती है। तो मैं क्या करूँगा, अपना जो प्राइमरी कीवर्ड है, मैं उसको कोशिश करूँगा कि ये डॉट कॉम के बाद बस वो पार्ट रहे मेरे आर्टिकल के अंदर, बाकी सब कुछ निकल जाए, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, वो अननेसेसरी है। तो अगर मेरा कीवर्ड सपोज़ सपोज़ मेरा कीवर्ड है प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान, तो मुझे ये 20 बेस्ट निकाल देना चाहिए। अगर सपोज़ कर रहा हूँ प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान मेरा सिर्फ़ ये कीवर्ड है, और पाकिस्तान के बाद जो इन 2021 बना हुआ है, मुझे ये भी निकाल देना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? और ये स्टॉप वर्ड होता है। तो स्टॉप वर्ड क्या होता है? स्टॉप वर्ड वो होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है गूगल के नज़दीक। द वन्स दैट डज़न्ट हैव एनी मीनिंग। तो अगर आप उनको यूज़ करें या ना करें, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि अगर आप यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा कि गूगल को ज़्यादा टाइम लगेगा चीज़ों को इंडेक्स करने में, और वो टाइम मतलब एक्स्ट्रा उसके ऊपर लोड क्रिएट कर रहे होंगे। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है यूज़ करने। तो डायरेक्टली कोई रैंकिंग फैक्टर ये नहीं है, लेकिन ये है कि यूजुअली ये स्टडी शो करती हैं और एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि आप इनको अवॉइड करें यूज़ करने से। एक तो आपके कैरेक्टर्स भी बच जाते हैं, जो अगर आप यूआरएल शॉर्ट रखना चाहते हो, तो वो भी आप उसको बचा लोगे, और दूसरा ये है कि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है यूज़ करने का। उसको निकाल भी दो तो मीनिंग चेंज नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान लिख दूँ, या प्लेसेस टू ट्रैवल पाकिस्तान लिख दूँ, कोई मीनिंग चेंज हो रहा है? मीनिंग सेम है। तो इन लगा भी दूँगा, तो इन वो स्टॉप वर्ड वो है कि वो गूगल उसको इग्नोर कर देगा। बल्कि उसकी वजह से प्रोसेसिंग में उसका टाइम लग सकता है ज़्यादा। तो आप उसको बेटर है यूज़ ना करें। तो मैं प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान अगर मेरा मेन कीवर्ड है, तो प्लेसेस टू ट्रैवल पाकिस्तान जो है, वो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ स्टॉप वर्ड निकाल के, बाकी मेरा कीवर्ड यूज़ हो गया। इसको मैं ओके कर देता हूँ। स्लग मैंने ऑप्टिमाइज़ कर ली। और दूसरी स्लग के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़, प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान के सेंटर में देखें डैश 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 है। यहाँ पे डैश ही होगी, तो ये फ्रेंडली स्ट्रक्चर है गूगल का। यहाँ पे अगर आपका आता है परसेंटेज, गलत है, फ्रेंडली नहीं है वो। यहाँ पे आता है अंडरस्कोर, नहीं सही। यहाँ पे आपका ये डैश फॉर्मेट जो है ना, स्पेसेस डैश के साथ रिप्लेस होंगी, यही फ्रेंडली स्ट्रक्चर है। तो आपका जो स्लग है वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, और साथ-साथ आपने ख़्याल करना है कि स्लग के अंदर टू द पॉइंट वो चीज़ यूज़ करो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वो है आपका कीवर्ड। तो मैंने वो यूज़ किया और ओके कर दिया। मेरा स्लग जो इतना बड़ा हो रहा था, जिसमें 20 बेस्ट एक्स्ट्रा यूज़ हुआ हुआ था, इन स्टॉपवर्ड यूज़ हुआ हुआ था, इन पाकिस्तान यूज़ हुआ हुआ था, वो सब निकल गए, क्योंकि मुझे उनसे कोई फ़ायदा नहीं था, मुझे ये चीज़ चाहिए थी। इन 2020 यूज़ हुआ हुआ था, तो मैंने वो निकाल दिया, क्योंकि मुझे उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं था। मुझे उनको निकाल के टू द पॉइंट मेन चीज़ यूज़ करनी थी, मैंने यूज़ कर दी, मेरा मेन कीवर्ड इस टाइम मेरे स्लग में है। तो मैंने यूआरएल को शॉर्ट कर लिया। और इसमें क्या ऐसा है जो निकाल सकता हूँ? तो ये करके तो मैं इसको ना सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ, फिलहाल मैं पब्लिश नहीं कर रहा, मैं इसको ड्राफ्ट मोड में रख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ तक तो चेंजेस कर दी। अब यहाँ पे जो डेट है ना, ये जो दिन, मंथ, ये जो डे, मंथ और ईयर आ रहा है, इसका भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे इसको भी निकालना है। तो ये आपको वन टाइम सेटअप करना पड़ेगा। स्लग आपकी हर आर्टिकल की, हर पेज की चेंज हो सकती है।
लेकिन ये जो आपकी डेट आ रही है ना, ये आपका एक ही साइट वाइड लेवल पे एक ही जगह से चेंज होगा, और अगर आपके ब्लॉग के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर 500 पेजेस भी हैं या 500 पोस्ट भी हैं, 1000 भी हैं, तो उन सब के ऊपर से डेट रिमूव हो जाएगी, आप एक जगह पे सेटिंग करोगे तो। ठीक है? तो ये साइट वाइड सेटिंग है आपकी। और ये कहाँ से होती है, मैंने अभी आपके सामने वो किया भी है। मैं वापस परमालिंक्स में जा रहा हूँ कि मैं लेफ्ट साइड पे आया सेटिंग्स, और सेटिंग्स में परमालिंक्स, और परमालिंक्स में ये सारे स्ट्रक्चर आ रहे हैं, और फिलहाल ये स्ट्रक्चर सेलेक्ट है। इसमें से आपने देखना है कौन सा बेस्ट स्ट्रक्चर है जो मेरा मुझे यूज़ करना चाहिए, जो मेरे लिए जो बेस्ट और शॉर्ट यूआरएल बना के देगा, और जो नेसेसरी चीज़ें हैं उसके अंदर सिर्फ उसको रखेगा, बाकी जो इर्रेलेवेंट या जो एक्सेसिव स्टफ है उसको निकाल देगा। तो आप देखें प्लेन में आईडीज़ आते हैं, मुझे आईडीज़ नहीं चाहिए, मुझे स्लग के अंदर कीवर्ड चाहिए, मुझे अपने लिंक के अंदर परमालिंक में कीवर्ड चाहिए। तो कीवर्ड मेरा यूज़ होगा जब स्लग प्रॉपर यूज़ होगी, आईडी यूज़ हो गया तो वो निकल जाएगा। उसके बाद इसमें डे एंड नेम आना है, इसमें मंथ एंड नेम आना है, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू आनी है, ये पोस्ट नेम। सबसे जो बेस्ट आपका जो स्ट्रक्चर है ये पोस्ट नेम वाला है, कि आपका लिंक जो आपकी मेन डोमेन है, और उसके बाद जो पोस्ट का स्लग है, जो मैंने अभी एडिट किया है, बस वो आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो मेरे लिए ये बेस्ट है। मैं इसको पोस्ट नेम पे क्लिक करने के बाद सेव कर दूँगा। ये आपको यूजुअली वन टाइम करना पड़ता है, और उसके बाद अब यू आर ऑल सेट। आपका परमालिंक स्ट्रक्चर सेट हो चुका हुआ है। और दूसरी चीज़, परमालिंक स्ट्रक्चर ये चीज़ थी। अब मैं वापस जाता हूँ, पहले परमालिंक स्ट्रक्चर को दिखा देता हूँ, फिर दूसरी चीज़ की बात करता हूँ। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और देखना ये डेट यहाँ से निकल चुकी हो, और जितनी भी आपकी पोस्ट थी पुरानी सब पे निकल चुकी हो। ये देखें, अब सिर्फ डोमेन का नाम और उसके बाद प्लेसेस टू ट्रैवल पाकिस्तान ये लिंक रह गया है। कहाँ पे इतना बड़ा लिंक था, और उसको स्मॉल छोटा करते-करते मैं किस लेवल पे ले आया हूँ। तो ये आपका इस टाइम बेस्ट परमालिंक स्ट्रक्चर है जो आप यूज़ कर रहे हो। तो परमालिंक स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज़ेशन वो हमने एक्सप्लेन कर लिया। साथ-साथ यूआरएल ऑप्टिमाइज़ेशन, स्लग ऑप्टिमाइज़ेशन, कीवर्ड यूसेज विद इन द स्लग, वो पार्ट भी मैंने आपको बता दिया। कि आपका जो स्लग है ना, इसके अंदर आपका सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यूज़ होना चाहिए, बाकी चीज़ें आपको निकाल देनी चाहिए। और वो मैंने यहाँ पे अपना जो मेन कीवर्ड है उसको यूज़ कर लिया, बाकी सब कुछ निकाल दिया। ठीक है? अब मैं अगर इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ, बल्कि अब अगर मैं इसको पब्लिश करता हूँ, तो पब्लिश करने के बाद इस लिंक के ऊपर मुझे मेरा आर्टिकल नज़र आना है, जो इस टाइम परफेक्ट है, मतलब जो मिनिमम से मिनिमम इसका यूसेज हो सकता था, वर्डिंग का या स्लग का, वो यूज़ करते हुए, मीन्स कि मैंने सिर्फ कीवर्ड को अंदर रखा है और कुछ नहीं रखा, बाकी सब कुछ निकाल दिया, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कीवर्ड था। कीवर्ड शुड बी विद इन द यूआरएल, विद इन द लिंक, तो पूरे लिंक के अंदर मेरा कीवर्ड भी आ रहा है। सो ये आपका पॉइंट था जो मैं स्लाइड पे वापस लेके जाऊँ। परमालिंक स्ट्रक्चर जिसमें हमने डेट वगैरह निकाली सब कुछ, और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाया उसमें, जिसमें पोस्ट नेम का स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया। यूआरएल ऑप्टिमाइज़ेशन मीन्स कि मैंने उसके अंदर कीवर्ड यूसेज भी किया, बाकी अननेसेसरी सब कुछ निकाल दिया। कीवर्ड यूसेज किया मैंने उसके अंदर, स्लग में मेरा सिर्फ कीवर्ड है, तो मैंने ये वाला पार्ट यहाँ पे परफॉर्म किया। तो हेडर्स हो गया, परमालिंक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स और इमेजेस ऑल टैग्स हैं जो आर्टिकल के साथ ही होते हैं। मेरा ख्याल है कि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स एंड इमेजेस ऑल टैग्स को बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम मेटास के ऊपर मूव करेंगे, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।